नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदन में आज निजी विधेयकों का दिन। पटल पर रखी जाएगी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट। वित्त मंत्री लोकसभा में पेश कर सकती हैं विनियोग विधेयक। थाईलैंड से जल्द भारत लाए जाएंगे गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स। दिल्ली की अदालत से नहीं मिली अग्रिम जमानत। गोवा पुलिस की अजय गुप्ता से भी पूछताछ जारी। निर्वाचन आयोग ने यूपी समेत 6 राज्यों में बढ़ाई एसआईआर की समय सीमा, लेकिन बंगाल में विवाद की स्थिति। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 3 बार की मुख्यमंत्री, तो फॉर्म क्यों भरूं। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को होंगे संसदीय चुनाव। शेख हसीना के बिना खालिदा जिया की बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच होगी जंग। और पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को 4-2 से मात देकर भारत ने जीता कांस्य पदक। इतिहास रचने पर प्रधानमंत्री ने टीम को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज अंतिम दिन है। आज दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा कामकाज को देखें तो राज्यसभा में निजी सदस्यों के कामकाज का संकल्प सूचीबद्ध है, जिसके अंतर्गत सांसद सुधा मूर्ति बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा विषय पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन का निजी क्षेत्र में SC/ST आरक्षण, तो वहीं केरल के सांसद जॉन ब्रिटास केरल में एम्स की मांग का प्रस्ताव रखेंगे। लोकसभा की बात करें तो विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 सदन में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी रखेंगी। और गोवा अग्निकांड मामले में नाइट क्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को जल्द भारत लाया जाएगा। ये दोनों हादसे के बाद थाईलैंड भाग गए थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को कल थाईलैंड के फुकेट से हिरासत में लिया गया था। थाई सरकार ने भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी दी और अब उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं इन दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपियों ने याचिका में जान को खतरा होने और मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी, लेकिन समर्थन में सबूत न होने की वजह से याचिका को खारिज कर दिया गया। तो वहीं कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि बिजनेस के सिलसिले में वो 6 दिसंबर को देश छोड़ चुके थे, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक 7 दिसंबर की रात 1:17 पर टिकट बुक हुआ और सुबह 5:20 की फ्लाइट से आरोपी थाईलैंड रवाना हुए थे। और इस बीच गोवा पुलिस अजय गुप्ता से भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि गोवा अग्निकांड 6 दिसंबर की रात में हुई थी, जिसमें 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 12 राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में ये रियायत दी गई है। तमिलनाडु की और गुजरात में इमिग्रेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 19 दिसंबर कर दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार में इमिग्रेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 23 दिसंबर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में इमिग्रेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 31 दिसंबर कर दी गई है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अपने राज्य की महिलाओं को भी एसआईआर के खिलाफ लामबंद कर रही हैं। ममता ने कृष्णानगर में एक रैली में कहा कि अगर मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान महिलाओं के नाम काटे गए तो वह अपने रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया कल ही पूरी हुई है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी होने के संदेह में बांग्ला भाषियों को तंग किया जा रहा है और ये भी कहा कि एसआईआर के कारण अगर किसी का नाम मतदाता सूची से हटा तो वह उसके खिलाफ धरने पर बैठेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की निरंतर मजबूती पर संतोष व्यक्त किया। व्यापार, महत्वपूर्ण तकनीकों, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान हुआ और सहमति बनी कि साझा चुनौतियों का सामना करने और सामूहिक हितों पर दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे और इसके अलावा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयासों की गति बनाए रखने पर जोर दिया गया। बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीख तय होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिरुद्दीन ने गुरुवार को मतदान की तारीखों का ऐलान किया। शेख हसीना के 2024 के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद सत्ता से हटने के बाद यहां पहली बार चुनाव होगा। 17 करोड़ से अधिक आबादी वाला ये मुस्लिम बहुल राष्ट्र अब पूरी तरह बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में अपने अगले नेतृत्व का चयन करेगा। चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की तारीख 29 दिसंबर है, जबकि जांच 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक और नाम वापसी की तारीख 20 जनवरी तय होगी। और इस बार मुकाबले में खालिदा जिया की बीएनपी सबसे आगे बताई जा रही है, जबकि छात्रों के विद्रोह के बाद प्रतिबंध झेल चुकी जमाते इस्लामी भी फिर सक्रिय दिख रही है। बांग्लादेश में होने वाला 12 फरवरी का चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य और सामाजिक स्थिरता की दिशा को निर्धारित करेगा। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक जीतकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। तो वहीं दूसरी ओर इस जीत की कुछ तस्वीरें ऐसी भी रही हैं कि जहां लंबे संघर्ष के बाद सफलता की कहानी ने एक नया अध्याय लिखा। 3 क्वार्टर तक पिछड़ने के बाद भारत ने आखिरी 11 मिनट में 4 गोल कर मुकाबला पलट दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुष जूनियर हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर कहा है कि FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में इतिहास रचने पर हमारी पुरुष जूनियर हॉकी टीम को बधाई। हमारी युवा और जोशीली टीम ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये शानदार उपलब्धि देश भर के अनगिनत युवाओं को प्रेरित करती है। हमारे सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।